प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण में जीव जगत के वर्गीकरण के विभिन्न आयाम, वर्गीकरण में बार बार होने वाले परिवर्तनों के कारण तथा R.H. विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति के अनुसार मोनेरा जगत तथा प्रोटिस्टा जगत का विस्तृत वर्णन किया था। हमने बैक्टीरिया के विभिन्न आकार तथा प्रकार तथा उनसे होने वाले लाभ और हानि के बारे में विस्तार से बात की थी। प्रोटिस्टा जगत में हमने क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्निनॉइड, अवपंक कवक जिसको हम स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं और प्रोटोजोआ पर विस्तृत चर्चा की थी। मुझे आशा है आपने ये सब भली भांति पढ़ा होगा और समझ भी लिया होगा। आज हम 11वीं कक्षा के विषय जीव विज्ञान के दूसरे अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण के दूसरे भाग में कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे और जिन अधिगम्य बिंदुओं को सीखेंगे वो हैं फंजाई अर्थात कवक जगत, इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। विभिन्न प्रकार के कवक के समूह एस्कोमाइसेटीज, फाइकोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, ड्यूटेरियोमाइसेटीज और उनकी संरचना, उनके कवक जाल की आकारिकी अर्थात मॉर्फोलॉजी, पोषण विधि, जनन विधि और मानव जीवन में इनकी उपयोगिता व इनसे होने वाली हानि की चर्चा करेंगे। परपोषी जीवों में फंजाई अर्थात कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है, एक विशेष स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत ही भिन्नता होती है। आपने अक्सर देखा होगा अपने घर में नम रोटी, डबल रोटी या ऐसी ही कोई वस्तु हो और सड़े हुए फल में अक्सर कवक को उगते हुए देखा होगा। और बरसात के दिनों में तो विशेषतः आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, चमड़े की वस्तुओं आदि में भी आपने अक्सर कवक को उगते हुए देखा होगा। इसके अलावा सामान्य छत्रक जैसे मशरूम और कुकुरमुत्ता जिसको टोडस्टूल भी कहते हैं, ये फंजाई के ही विभिन्न रूप हैं। आपने खेतों में सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे देखे होंगे, गेहूं के पत्तों पर अक्सर लाल चकत्ते देखे होंगे। ये सब के सब परजीवी फंजाई के कारण ही होते हैं। विशेषतः सारी की सारी फंजाई बहुकोशिक होती हैं, लेकिन एक अपवाद है, जो यीस्ट है वो एक कोशिक फंजाई है और ये इसका उपयोग हम करते हैं डबल रोटी के बनाने में, बियर फैक्ट्री में जहाँ बियर बनाई जाती है। इसके अलावा अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण माने गए हैं। जैसे गेहूं में कीट रोग, अभी मैंने बताया कि गेहूं की पत्तियों में लाल चकत्ते हो जाते हैं, ये पक्सीनिया नाम के फंजाई के कारण होती हैं। कुछ फंगस जैसे पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक, जिनको प्रतिजैविक कहते हैं, इनका निर्माण होता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक प्रकार का एक पदार्थ है या यौगिक है जिसे हम जीवाणु को मारने के लिए या उसके विकास को रोकने के लिए उपयोग करते हैं। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले समस्त सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। बच्चों, फंजाई विश्वव्यापी हैं, अर्थात ये ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर प्राप्त नहीं होते। ये हवा में, जल में, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। फंजाई गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, या जो गांव में रहते हैं वो ठंडी जगह पर क्यों रखते हैं? ज़रा सोचिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया आदि जितने सूक्ष्म जीव हैं या फंजाई हैं जिनके कारण ये भोजन हमारा ख़राब हो जाता है, उसको ख़राब होने से
बचाने के लिए हम उसको फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। अब हम बात करेंगे फंजाई की संरचना की। तो बच्चों, फंजाई तंतुमय है, अर्थात ये तंतुओं से बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि केवल यीस्ट ही एक ऐसा फंजाई है जो एक कोशिक है और ये अपवाद स्वरूप है। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करिए कि ये प्रश्न जो है, जो अपवाद वाले प्रश्न हैं, अपवाद वाले जो संकल्पनाएं होती हैं, ये प्रश्न रूप में पूछी जाती हैं। इसलिए इसको आप रेखांकित कर लें कि एक कोशिकीय फंजाई केवल यीस्ट है जो परीक्षा में पूछा जाता है। और जो अन्य सामान्य फंजाई हैं, ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाओं से बनी होती है जिनको हम कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम माइसीलियम कहते हैं, और कवक तंतु को हम अंग्रेजी में हाइफा कहते हैं, जिसका बहुवचन हाइफी होता है। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, यानी कि जैसे ट्यूब की संरचना होती है ऐसी संरचना होती है, और उनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य भरा होता है। अर्थात इन नलिकाओं में जो कोशिका द्रव्य है उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसलिए इनको हम संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटीय होते हैं या पट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक इस प्रकार की एक नली है तो उसमें ऐसे पट होते हैं, तिरछे तिरछे पट लगे होते हैं, तो उनको पटीय फंजाई कहते हैं, पटीय तंतु कहते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक परीक्षा के लिए बिंदु है कि जो फंजाई है उसकी कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी होती है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रहेगा ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब हम बात करेंगे फंजाई में पोषण की। अधिकांश फंजाई परपोषित होती हैं। वे मृत सबस्ट्रेट से, मृत जैविक पदार्थ से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अंग्रेजी में कहेंगे। अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं, सैप्रोफाइट अंग्रेजी में बोलते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, अंग्रेजी में पैरासाइट कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। इस प्रकार के पोषण में जो संबंध बनता है, ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती हैं। फंजाई की बात कर रहे हैं तो अब इनमें जनन की चर्चा करेंगे। फंजाई में जनन कायिक, जिसमें खंडन, विखंडन तथा मुकुलन होता है, इनके द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु द्वारा अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन में निषिक्तांड, जिसको उस्पोरा या यूस्पोरा कहते हैं, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम फलनकाय कहते हैं। फंजाई में कवक में हम लैंगिक चक्र का वर्णन करते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से? 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी हम कहते हैं। दूसरे स्तर पर 2 केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। तीसरे चरण में युग्मनज में मेयोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना होता है। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में डिप्लॉयड सेल कहते हैं। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था, जिसको हम डाइकैरियोन कहते हैं अंग्रेजी में, अर्थात एक कोशिका में
दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को युग्म केंद्रक कहते हैं, डाइकैरियन अंग्रेजी में कहते हैं, तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है, अर्थात अंग्रेजी में कहेंगे डिप्लॉयड हो जाती है। फंजाई फलन काय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। बच्चों, कवक जाल की आकारिकी के बारे में हम जानते हैं। कवक जाल की आकारिकी बीजाणु बनने तथा फलन काय बनने की विधि फंजाई जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनाती है। क्या आपको फंजाई के विभिन्न वर्गों के बारे में जानने की उत्सुकता है? तो चलिए आइए अब हम फंजाई के विभिन्न वर्गों की चर्चा करते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो फंजाई के विभिन्न वर्ग हैं उनमें फाइकोमाइसेटीज पहला वर्ग है, इसके बारे में बात करते हैं। फाइकोमाइसेटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपठीय तथा बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणुधानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी अर्थात समयुग्मकता अथवा भिन्न, जिसको हम असम युग्म की अथवा विषम युग्म की कहते हैं, हो सकती है। इसके सामान्य उदाहरण आपके आसपास ही हैं। आपने अक्सर देखा होगा म्यूकर राइजोपस, जो डबल रोटी या रोटी के ऊपर लग जाती है, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। तथा एल्ब्यूगो, जो सरसों के पत्तों पर लग जाती है, इसको हम परजीवी फंजाई कहते हैं। इसका दूसरा वर्ग है एस्कोमाइसेटीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसेटीज एक कोशिक जैसे यीस्ट, इसको हम अंग्रेजी में सैक्रोमाइसीज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम एक उदाहरण है, होती हैं। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा शमलरागी अर्थात जैसे पशुओं की विष्ठा है, गोबर है, इस पर उगने वाली होती हैं। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियम धर कहते हैं, इस पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर के कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई कहलाते हैं, जिनको हम एक वचन में एस्कस कहते हैं। विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। चलिए इनके कुछ उदाहरण बताते हैं आपको। उदाहरण हैं इनके एस्परजिलस, क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा। बच्चों, इन उदाहरणों में जो न्यूरोस्पोरा है, इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत तायत से किया जाता है। इसी कारण इसका वही महत्व है जो जंतु जगत के ड्रोसोफिला का होता है। इस वर्ग में आने वाले मॉरेल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे फंजाई के एक अन्य वर्ग की, बेसिडियोमाइसेटीज की। बेसिडियोमाइसेटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार हैं मशरूम, ब्रैक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल। ये आपने अक्सर देखा होगा मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे किट तथा कंड। अभी हमने बताया था आपको कि गेहूं में किट रोग होता है। कंड रोग भी हमने गेहूं की बालियों में देखा है, जिसमें गेहूं की बालियों में काला काला पाउडर जैसा चूर्ण जैसा निकलता है, वो स्मट रोग होता है। कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती हैं। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं।
बेसिडियम में केंद्रक संलयन होता है जिसे हम कैरियोगमी कहते हैं, तथा उसके बाद मियोसिस होती है जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलन काय में लगे रहते हैं जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं, आस्ट्रेलैगो जिसे हम कंड कहते हैं, तथा पक्सीडिया जिसे हम किट फंगस कहते हैं, ये होते हैं। इसके बाद हम एक और वर्ग की बात करेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। अब ये बात आप नोट कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि से कि ऐसा कवक का कौन सा समूह है जिसको हम अपूर्ण कवक कहते हैं। तो उत्तर है ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्योंकि इसके केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया हो, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंधों अर्थात कड़ियों का पता लग जाए तो फंजाई की उचित पहचान हो गई हो तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल लिया गया हो। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं उनसे जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, अर्थात जो मृत प्राय जैविक पदार्थ हैं उनके अपघटन में लगे रहते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं ऑल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा। हमने फंजाई के विभिन्न वर्गों की बात की है, हमने फंजाई के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षणों की बात की है। अब हम बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये कवक की क्या भूमिका हो सकती है, कहाँ कहाँ हमारे लिए ये उपयोगी हैं, कहाँ कहाँ ये हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं उपयोगिता की। तो बच्चों, ये अधिकांशतः पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अपघटक हैं। अपघटक आप जानते होंगे, जब किसी मृत जैविक पदार्थ का क्षरण होता है, अपघटन होता है, तो वो अपघटन इन्हीं के द्वारा होता है। ये कई पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए माइकोराइजा। माइकोराइजा जो चीड़ है उसकी जड़ों में पाया जाता है, जहाँ पर ये पानी के अवशोषण में, खनिज के अवशोषण में उनको सहायता करता है। कवक को मशरूम के रूप में, भोजन के रूप में लिया जाता है। आपने अक्सर मशरूम की सब्जी खाई होगी, बनाई होगी। बेकरी में डबल रोटी, केक तथा जो दूध की डेयरी की इंडस्ट्री है, व्यापार है, उसमें पनीर बनाने में तथा जो अल्कोहल की जो औद्योगिक इकाई हैं उसमें बियर बनाने में, उसमें जो प्रक्रिया है किण्वन, उसमें वो मदद करते हैं। इनका उपयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में भी होता है, जिससे एंटीबायोटिक दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। इनमें से कुछ का उपयोग यूकैरियोटिक आनुवंशिकी और चयापचय अध्ययन के लिए मॉडल जीव के रूप में किया जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी न्यूरोस्पोरा की। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा जीव कौन सा है? अब आप कहेंगे कि फंजाई पढ़ाते पढ़ाते बड़े जीव की बात कर दी, तो ये बच्चों बड़े आश्चर्य की बात है। मैं बता देता हूँ आपको कि आर्मिलेरिया ऑस्ट्रोई, जिसको हम ह्यूमोंग फंगस भी कहते हैं, ह्यूमोंगस फंगस कहते हैं, ये एक फंगस है जो कि अमेरिका में ऑरेगन प्रांत में मलहूर राष्ट्रीय वन में पाया जाता है और ये इतना बड़ा है कि लगभग 4 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये आपको एक अतिरिक्त जानकारी दी है जिससे आपकी फंजाई के अध्ययन में रुचि बढ़े। बच्चों, आज हमने फंजाई अथवा कवक के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अब जो हमने बातें की हैं इसके एक बार त्वरित पुनरावृत्ति कर देते हैं। बच्चों, आज हमने कवक जगत, फंजाई
जगत के बारे में काफ़ी चर्चा की है, इसका विस्तृत वर्णन किया है। हमने विभिन्न प्रकार के कवक समूहों के बारे में, जैसे एस्कोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ और उनकी संरचना, उनके कवक जाल, उनकी आकारिकी, उनकी पोषण विधि और उनकी जनन विधि का विस्तृत वर्णन किया है। इसके साथ साथ इन कवक समूहों का मानव जीवन में क्या क्या उपयोग हो सकता है, इनसे क्या क्या हानियां हो सकती हैं, इसकी भी हमने चर्चा की है। अब हम आपसे ये आशा करते हैं कि इस पूरे अध्याय के इस भाग को जो हमने अभी चर्चा की है, आप एक बार स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अगले सत्र की तैयारी भी करेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगले सत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हम अगले सत्र में जंतु जगत, जिसको एनिमलिया किंगडम भी कहते हैं, पादप जगत, जिसको प्लांटी किंगडम कहते हैं, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायन, जिनको पोरन्स भी बोलते हैं, लाइकेन का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इनका एक बार स्वाध्याय करें, मनन करें, इनको पढ़ें और फिर जब हम अगली कक्षा में मिलेंगे तो आपको ये सारे के सारे संकल्पनाएं बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ आ जाएंगी। प्यारे बच्चों, आज हमने जो पढ़ाई की है, जो भी हमने आज चर्चा की है, उसके लिए कुछ एक छोटा आपको अभ्यास दे रहे हैं। इस अभ्यास को आप नोट कर लीजिए और इनको आप लिख लीजिए और इनका आप हल लिखिएगा। पहला प्रश्न है कि कवक या फंजाई जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं पर करो। नंबर 1, पोषण की विधि। नंबर 2, जनन की विधि। दूसरा प्रश्न है, न्यूरोस्पोरा एक एस्कोमाइसिटीज कवक है जिसका प्रयोग जैविक साधन की तरह पादप आनुवंशिकी की क्रियाविधि को समझने के लिए ठीक उसी प्रकार किया जाता है जैसे प्राणी आनुवंशिकी अध्ययन में ड्रोसोफिल का प्रयोग किया जाता है। न्यूरोस्पोरा एक महत्वपूर्ण जैविक साधन का रूप किस प्रकार ले चुका है, तो इसके बारे में ये एक खुला प्रश्न है, आप अपने विचार लिखिएगा। तो मैं आपसे एक बार फिर से इस आशा के साथ कि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपने भली भांति समझा होगा और इसको एक बार स्वाध्याय के द्वारा इसको फिर से अच्छी तरह समझेंगे, अगले सत्र की तैयारी करेंगे। इन्हीं संभावनाओं के साथ मेरी शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।